बरेली वाला बुलडोजर अब मध्य प्रदेश जाएगा। जी हां, बरेली में सीएम योगी के जिस बुलडोजर ने नफरती ब्रिगेड को करारा सबक सिखाया, अब उसे मध्य प्रदेश जाना पड़ सकता है। और उसे ऐसा करने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद कट्टरपंथी गैंग ही उकसा रही है। जैसे बरेली में धार्मिक आजादी की आड़ में हिंसा की साजिश रची गई थी, उसी तरह की कोशिश मध्य प्रदेश के भोपाल और सागर में हो रही है। पोस्टर्स के जरिए धार्मिक उन्माद को हवा दी जा रही है और इस हवा को बुलडोजर वाली दवा से ही रोका जा सकता है। उनका नाम तो लेंगे, उनके लिए जान दे देंगे। उसमें अगर कोई एक्शन लेगा तो उससे भी टकराव करेंगे। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, उसके लिए जान भी दे देंगे, उसके लिए जान भी दे देंगे। ये बात पाकिस्तानी मानता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूपी में बुलडोजर धर्म की आड़ लेकर नफरत की चिंगारी भड़काने वालों का इलाज कर रहा है। धार्मिक आजादी को ढाल बनाकर बरेली में हिंसा की साजिश रचने वालों को पीला पंजा उनकी हद दिखा रहा है। लेकिन अब योगी के इस बुलडोजर की जरूरत मध्य प्रदेश में शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि बरेली से 825 किलोमीटर दूर भोपाल में और 620 किलोमीटर दूर सागर में बरेली वाली नफरती साजिश रची जा रही है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। भोपाल के जिंसी चौराहे पर लगा ये पोस्टर देखिए। ऐसे पोस्टरों के जरिए कुर्बान होने की बातें की जा रही। बरेली में सीएम योगी ने तौकीर की नफरती ब्रिगेड के जिन मंसूबों को नाकाम किया था, अब उन्हें भोपाल में परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। सागर के बाद अब भोपाल में भी आई लव मोहम्मद को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। क्या लिखा है? इस नाम पर पूरी जिंदगी कुर्बान है। सवाल ये, ऐसे पोस्टर से फायदा क्या है और कौन कुर्बानी मांग रहा है? किसको मिटने मिटाने की बात कह रहे हैं? ये कौन सा कट्टरपंथ इस कदर हावी हो गया है कि वो पोस्टर के जरिए मिटने मिटाने की और कुर्बानी की कवायद कर रहा है। भोपाल में इस तरह का प्रोटेस्ट अब मुहिम की शक्ल लेता जा रहा है। चंद रोज पहले भोपाल में कुछ लोगों ने गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने का अभियान चलाया था। 2000 से ज्यादा गाड़ियों पर ऐसे स्टिकर लगाए गए थे। अब जिंसी चौराहे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर कुर्बानी का दम भरा जा रहा है। वहाँ पे लिखा है आई लव मोहम्मद, इस नाम पर पूरी जिंदगी कुर्बान है। क्या ये सही है? उसके लिए जान भी दे देंगे हम। क्या गलत है? वो सब सही है ना। आई लव मोहम्मद हमारे नबी का नाम है। हाँ। उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका नाम तो लेंगे, उनके लिए जान दे देंगे हम। उसमें अगर कोई एक्शन लेगा तो उससे भी टकराव करेंगे। न सिर्फ भोपाल बल्कि सागर में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। सागर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर मिटने मिटाने की बात की जा रही है। ऐसी ही कट्टरपंथी सोच के चलते सागर के शुक्रवारी शनिचरी मोहल्ले से हिंदू समुदाय के लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। यूपी में सीएम योगी इसी साजिश को लेकर लगातार आगाह कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ लेकर धार्मिक उन्माद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। कट्टरपंथियों की इस कोशिश को लेकर हिंदू समाज में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाँ, गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए यार। सब मिलजुल के रहो, वही है कहना। पोस्टर वोस्टर ऐसा गलत है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। हटाना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन भी क्या करे, बार बार क्या कह रहा है? क्या आप पाकिस्तान में थोड़ी हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना आप, है ना। अब दूसरी रणनीति मत अपनाइए शहर में, है ना भाई। ये पाकिस्तानी मानसिकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोपाल में कुर्बानी तो सागर में मिटने मिटाने की बात। इसी तरह से नफरती ब्रिगेड आम मुसलमानों को भड़काने का काम करती है और जब उन्हें बरेली जैसा ट्रीटमेंट मिलता है तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। अब एक डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। पूरे देश के लिए एक वार्निंग है, एक अलार्म है कि अगर इस तरह से होने लगा और राज्य की सरकारें संविधान की शपथ लेकर इस तरह एक समुदाय को कुचलने और डराने धमकाने और बदला लेने की भावना से अगर कार्य करेगी तो कैसे हमारा देश
जो है वो आगे बढ़ेगा। जिस कौम पर ये जनाब जुल्म सितम ढाए जाने की दुहाई दे रहे हैं, उसी कौम के कुछ लोगों की ओर से भोपाल और सागर जैसे शहरों में ऐसे भड़काऊ पोस्टरों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ऐसी कोशिशों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर इलाज ही सबसे कारगर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बरेली वाला बुलडोजर अब भोपाल और सागर आ सकता है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आई लव मोहम्मद पर कानपुर से उठा बवाल देश भर में नासूर बन गया। अभी ये शांत हो नहीं पाया था कि काशी में लाउड स्पीकर पर अजान बनाम चालीसा की नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। इसकी आग भी कट्टरपंथी गैंग की ही लगाई हुई है। पुजारी का अपमान, हनुमान चालीसा का विरोध किया तो अब हिंदूवादी संगठनों ने भी एक हफ्ते के अंदर सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दे दिया। उतार करके लाउड स्पीकर उनकी हनुमान और मस्जिद के बाहर हम फेंक देंगे। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उखाड़ने की आवाज बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में उठने लगी है। लाउड स्पीकर से अजान के खिलाफ काशी के सनातनियों के गुस्से के जिम्मेदार कुछ कट्टरपंथी ही हैं, जिन्होंने पिछले दिनों मुस्लिम बहुल मदनपुरा में एक हनुमान मंदिर के पुजारी को सिर्फ इसलिए धमकी दी थी क्योंकि उन्होंने मंदिर में हनुमान चालीसा बजाई थी, जिसके बाद मंदिर के एक पुजारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यहीं से काशी में अजान बनाम चालीसा जंग की नींव पड़ गई थी। प्राचीन हनुमान मंदिर है मदनपुरा में, वहां पर मोबाइल से एक पुजारी ने हनुमान चालीसा बजा दी, तो इन लोगों ने उसको धमकाया कि मेरे कान तक हनुमान चालीसा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उनके कान तक मोबाइल से हनुमान चालीसा न पहुंचे, हम इनकी कान फाड़ू अजान सुनते रहे। तो अब ये काशी में नहीं चलेगा। हनुमान चालीसा बजाने पर आर पार का नया विवाद छिड़ गया है। हिंदूवादी संगठन बीते 3 दिनों से सड़क पर अपना बसेरा डाले हुए हैं। योगी प्रशासन से मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की जिद पर अड़ गए हैं। योगी जी ने सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे, लेकिन फिर प्रशासन की लापरवाही से वो लाउड स्पीकर फिर लग गए और आज फिर कान फाड़ू जो है इस पर संगीत बज रहे हैं, इनकी अजान बज रही है। तो अब ये बनारस में नहीं चलेगा। अब अगर अजान होगी लाउड स्पीकर पे तो हर घर में 5 टाइम हनुमान चालीसा बजेगी। तो अब क्या 2022 वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश में दोहराई जाएगी? क्या मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए योगी फोर्स आएगी? अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो जितने हिंदू संगठन हैं हनुमान सेना के नेतृत्व में सारे लोग जाएंगे और उतार करके लाउड स्पीकर उनकी हनुमान और मस्जिद के बाहर हम फेंक देंगे। इसकी शुरुआत कट्टरपंथी मियां भाइयों की तरफ से ही की गई है, जो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन जो आग नफरतियों ने लगाई, क्या उसका हल योगी सनातन के रास्ते निकाल लेंगे? योगी का न्याय मॉडल किसी से भी नहीं छिपा है। जब दंगाई यूपी को सुलगाने की कोशिश करते हैं, तब योगी की सेना लठ बजाती है। तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं, और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। लखनऊ की गद्दी पर भगवा कपड़ा डालकर बैठे बाबा प्रदेश की शांति और सौहार्द के लिए अपनी फोर्स को वक्त वक्त पर निर्देश देते हैं, जिससे बड़े से बड़े अराजक दंगाइयों के पैर कांपने लगते हैं। इसीलिए अब हिंदुओं के हाथों में आई लव महादेव और आई लव योगी के पोस्टर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। इसे भी दिखाते, देखिए ये हाथों में अपने पोस्टर लिए हुए हैं, आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव महादेव, बुलडोजर और फिर आई लव बुलडोजर और महादेव। ये तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के पोस्टर के जरिए सपोर्ट जता रहे हैं। वाराणसी में एक तरफ हिंदू जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की मांग कर रहा है, तो कई भाईजान अब भी जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं कि अजान या तो धीमे हो, जैसे हम लोग अपने मंदिरों में पूजा करते हैं। हम लोग भी हिंदू धर्म से हैं, तो हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर उनके जैसे शोर मचा के नहीं करते हैं। जो सरकार को करना चाहिए था वो हम लोगों को करना पड़ेगा। और हम सरकार पे भरोसा है ना आप लोगों को? जी बिल्कुल भरोसा है, और योगी सरकार के लिए ही हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग मस्जिद पे चढ़ के वहाँ से सारे माइक को हटाया जाएगा। एक तो हरदर्दी है, देश का माहौल खराब करने की साजिश है, धार्मिक भावनाएं भड़का करके माहौल खराब किया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। लाउड स्पीकर से ये होता है, सारे लोग समझते हैं कि अजान हो रही है वक्त पर और सारे लोग आ जाते हैं। साफ है, हनुमान चालीसा के विरोध से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब ये विवाद अजान बनाम चालीसा पर आ चुका है। एक हफ्ते के अल्टीमेटम की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या संभल की शाही जमा मस्जिद की छत से बिना लाउड स्पीकर के जिस तरह इमाम ने अजान दी थी, वो तस्वीर अब काशी में भी देखने को मिलेगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये कहावत बरेली की दंगा ब्रिगेड पर बिल्कुल फिट बैठती है। बरेली का मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गे लगातार प्रशासन और सीएम योगी को चुनौती दे रहे थे, सड़क पर उन्माद फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। जिन जगहों पर हिंसा का प्लान बना और जिन्होंने इस प्लान में भागीदारी निभाई, वो सभी अब योगी फोर्स के निशाने पर हैं। तौकीर के करीबियों पर बरेली विकास प्राधिकरण डंडा चला रहा है। जिन्होंने भी रसूख के दम पर अवैध इमारतें खड़ी की हैं, वो सब बुलडोजर के खौफ से अब थर-थर कांप रहे हैं। तौकीर रजा के करीबी का बारात घर सील, तौकीर रजा के करीबी का बाइक शोरूम सील। सीएम योगी सिर्फ बोलते नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता से किए अपने वादे को पूरा भी करते हैं। दंगा ब्रिगेड की अकल ठिकाने लगाने के लिए सीएम योगी ने कहा था, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। अपने वादे के मुताबिक ही सीएम योगी बरेली में नफरती गैंग के सामने नजीर पेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने तौकीर रजा का साथ दिया, उनकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का ताला लग चुका है। ताला भी ऐसा जिसे देख कट्टरपंथियों की 7 पीढ़ियां सदमे में रहेंगी। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने योगी फोर्स की मौजूदगी में बेग बारात घर को सील कर दिया। बरेली के फरीदपुर इलाके में मौजूद ये आलीशान बारात घर तौकीर रजा के करीबी और सपा नेता वाजिद बेग का है, लेकिन बीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक इस बारात घर का नक्शा पास नहीं कराया गया था। बीडीए ने वाजिद को पहले नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तय समय में जवाब न मिलने पर अब बारात घर को सील कर दिया गया है। वाजिद बेग के बारात घर में फिलहाल मैं मौजूद हूं और ये यहाँ की भव्यता देखिए, बहुत ही आलीशान तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन ये अवैध है, पूरी तरीके से अवैध है। न कोई नक्शा पास है और न ही किसी तरह की कोई परमिशन ली गई, जिसके बाद बरेली विकास प्राधिकरण ने अब यहाँ कार्रवाई की है। ये 5वीं जगह है जो इस दंगे के बाद प्रशासन की टीम अलग अलग जगहों पे पहुंची है और उन्हीं में से ये 5वां ठिकाना है। वाजिद बेग के इस बारात घर को बरेली हिंसा का एपी सेंटर भी बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को बेग लॉन में आईएमसी के नेताओं ने बड़ी बैठक की थी। इस मीटिंग में तौकीर रजा के करीबी नदीम, नफीस, वाजिद बेग, अनीस सकलैनी और आईएमसी के सीनियर पदाधिकारी मौजूद थे। खबर यह भी है कि 19 सितंबर के दिन ही दूसरी मीटिंग आरिफ बिल्डर के स्काईलॉर्क होटल में हुई थी, जहां बाहर से बुलाए गए लोगों को रहने की जगह दी गई थी। बारात घर पर ताला जड़ने के बाद बीडीए की टीम ने इस ई बाइक शोरूम को भी सील कर दिया। जिस एक्यू एंटरप्राइजेज को सील किया गया है वो सपा पार्षद अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना का है। बीडीए का दावा है कि शोरूम का निर्माण बिना मंजूरी के किया गया है। बरेली को जलाने की साजिश रचने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। तौकीर रजा समेत अब तक करीब 83 लोग सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। जो फरार हैं उनके सिर पर इनाम घोषित किया गया है। पहले लग रहा था कि बरेली में हिंसा भड़काने के पीछे सिर्फ इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता ही शामिल हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अखिलेश के नेता भी बेनकाब हो रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी बरेली की दंगा ब्रिगेड को बेगुनाह बताने में जुटी है। उनके लिए आतंकवादी पीड़ित हो जाते हैं, उनके लिए गुंडे माफिया पीड़ित हो जाते हैं, उनके लिए विशेष वर्ग जो वातावरण को खराब करता है, सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है, उन सब पे वो हाथ रख के उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को खराब करने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि बरेली विकास प्राधिकरण के पास ऐसे अवैध अड्डों की लंबी लिस्ट है जिन पर आगे भी एक्शन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो अभी बरेली में योगी का बुलडोजर और गरजेगा। मतलब अभी योगी के एक्शन की कई और किस्त बाकी है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली। देश में पहली बार मदरसा बोर्ड दफन हो गया और इसी के साथ दफन हो गई है उसकी मनमानी। अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी नई शिक्षा प्रणाली के तहत पढ़ सकेंगे और ये क्रांतिकारी कदम उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उठाया है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड दफन। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करके उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ उत्तराखंड के मदरसे शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। देवभूमि में बदलेगा शिक्षा का रंग। राज्य के मदरसों की मान्यता देने और मदरसों की परीक्षा कराने के मकसद से
2006 में कांग्रेस शासन में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर ये मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम कैसे दे पाएंगे। देवभूमि में मदरसा बोर्ड की मनमानियों का अंत हो गया, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां मदरसा बोर्ड अब खत्म होने वाला है। समान नागरिक संहिता के बाद अब उत्तराखंड ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। मदरसा बोर्ड खत्म होने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो गई है। यानी अब मदरसों में अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। मदरसे मन मुताबिक सिलेबस नहीं पढ़ा पाएंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई केवल इस्लामी तालीम तक ही सीमित नहीं रहेगी। मदरसों के बच्चे आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल होंगे। अभी इस विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिली है। ये विधेयक अभी लागू नहीं हुआ है। 2026 तक इसके लागू होने की उम्मीद है। इसे लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी होगा उस तारीख से ये विधेयक लागू हो जाएगा। इस विधेयक के लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। यानी मदरसा बोर्ड का अपना कोई भी नियम राज्य के मदरसों में लागू नहीं होगा। यही कारण है कि मौलाना धामी सरकार के इस फैसले से तिलमिला उठे हैं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के ताल्लुक से जिस तरीके की खबरें मुसलसल आ रही हैं, मदारिस के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से, ये यकीनी तौर पर मुनासिब नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर कोई भी सरकार हो उसको कार्य करना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। हालांकि इस देश में मुसलमानों का सरकारें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन उनकी मंशा है कि हम ऐसा काम करें, ऐसे काम करें ताकि मुसलमानों की जो भावना है वो आहत हो। बिल्कुल पूरे तरीके से मदरसे चला रहे थे और मदरसों में उससे बेहतर तालीम चल रही थी और तलबा हमारे आगे बढ़ रहे थे, तालिबात भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी अचानक एक हुकूमत ने मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके एक प्राधिकरण बनाया है। ऐसे में जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो ये कानून राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मददगार सिद्ध होगा। यही कारण है कि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका स्वागत किया है। सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जुड़कर आगे बढ़ें, लेकिन वहां पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावक कंप्यूटर के साथ कुरान की पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। जो सरकार कह रही कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर, तो आप लोग क्या चाहते हो? दोनों। हाँ, क्या चाहते हो? कुरान कंप्यूटर दोनों एक साथ। कुरान और कंप्यूटर दोनों एक साथ में चाहते हो? जी। प्रभावित इसलिए होगी कि उनके अपने मानक हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको स्कूली शिक्षा देनी है, और मदरसों में अक्सर बच्चे वो उन लोगों के पढ़ते हैं जो मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सुबह को स्कूल जाते हैं, शाम में हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर ये मदरसा बोर्ड ख़त्म हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम कैसे दे पाएंगे। नफरत के ये बीज इन्हीं मदरसों में बोए गए हैं, जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी मिलनी जरूरी थी। हालांकि जिस भेदभाव की बात ये लोग कर रहे हैं, असल में वो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थानों के लिए भी है। तो फिर केवल मदरसा बोर्ड से भेदभाव की बात कहां से आ गई? लेकिन इतना तो साफ है कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को हरी झंडी मिलने के बाद अब देवभूमि में सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। कोल्ड्रिफ कफ सिरप वो जहर है जिसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार में कोल्ड्रिफ जैसे 3 और कफ सिरप मौजूद है जो स्वास्थ्य विभाग की जांच में फेल हो गए। ऐसे में आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी अनजाने में ये जहर अपने घर ले आए हों। कोल्ड ड्रिंक नेस्ट्रो डीएस, रेसिपी फ्रेश टीआर,
और री-लाइफ। अगर आपके घर में इन 4 सिरप में से एक भी मौजूद है तो इसे फौरन फेंक दीजिए, क्योंकि ये कफ सिरप नहीं बल्कि वो जहर है जो आपके मासूम बच्चे की जिंदगी छीन लेगा। छिंदवाड़ा में जानलेवा सिरप ने 16 बच्चों की जान ली, तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने बाजार में मौजूद कई कफ सिरप को जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट सामने आई तो री-लाइफ और रेस्पीफ्रेस TR कफ सिरप में भी खतरनाक केमिकल डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक नकली सिरप का जाल गुजरात तक फैला हुआ है, क्योंकि री-लाइफ और रेस्पीफ्रेस TR दोनों ही सिरप गुजरात के अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर में बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले जो कफ सिरप का मामला था, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें जब तपास आगे बढ़ी गई तब सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद की 2 अलग अलग फार्मा कंपनियों का नाम खुला है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाले कुछ और केमिकल्स पर सवाल खड़े किए हैं जो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते। ऐसे में उन पेरेंट्स को अलर्ट रहने की जरूरत है जो खांसी होने पर बच्चों को बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के सीधे मेडिकल शॉप से कफ सिरप लेकर पिलाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कफ सिरप में कई तरह के रसायन का इस्तेमाल होता है जो बच्चों के दिल और किडनी पर बुरा असर डालता है। इसीलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देने से बचना चाहिए। अगर बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही कफ सिरप दें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर कफ सिरप पीने के बाद बच्चे को उल्टी, पेट दर्द या दस्त जैसी परेशानी हो रही हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। कफ सिरप से जुड़ी नई जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्राउंड पर उतर आई हैं। कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मेडिकल स्टोर तक की जांच हो रही है। जांच में फेल हुए सिरप को मार्केट से हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये देख लीजिए, इस वक्त जी न्यूज पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो दवा जो हमारा घोषित हुई है, वो इस वक्त दुकान पर पकड़ी गई है। ये नाम बताइए, ये नाम बताइए, नाम बताइए। ये स्मार्ट वे कंपनी है, इसी का प्रोडक्ट अभी NSQ डिक्लेयर हुआ है। अच्छा। इसी का हम यदि वो अमानक हो गया है, वो अमानक हो गया है, उसका दुकान पर क्या कर रहा है? अभी चूंकि ये दूसरा बैच नंबर है, तो हम इसकी भी सैंपलिंग लेंगे, इस माल को हम फ्रीज करेंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के सभी जिलों में इन जानलेवा सिरप को बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर गुजरात तक की स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्राउंड पर मौत वाले सिरप के सफाई की कोशिश कर रही हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का विजन एकदम क्लियर है, जो अवैध है उसे गिरा दो और गरीबों का हक कतई मत मारो। लेकिन ये बात काशी के सबसे व्यस्त बाजार दाल मंडी के भाईजानों को कहां समझ में आने वाली है। योगी ने दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए निर्देश क्या दिए, मियां भाइयों की फौज इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने निकाल गए और बाबा विश्वनाथ की नगरी को सुलगाने की चिंगारी लगाने का प्रयास किया। हमारा नाम तो मुसलमान है, हम मुगलों की औलाद हैं, हम अफगानिस्तान से आए थे और इस देश की मिट्टी में दफन हो गए। हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। विरोध की आवाज वाराणसी में मौजूद पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार कहे जाने वाले दाल मंडी से उठ रही है। आवाज उठाने वाले और कोई नहीं, स्थानीय मुसलमान हैं। इन्हें योगी आदित्यनाथ के सड़क चौड़ीकरण के फैसले से ऐतराज है। सनातन धर्म का मार्ग, जहां पर कोई बाजार नहीं है, जहां कोई रिहाइश नहीं है, वहां पर आप चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ के बजाय कहीं और से चौड़ीकरण का रास्ता निकाला जाए। जहां है, कहाँ है? मैदागिन से चौक आइए और दोनों रास्ते पर ना बाजार है और ना कोई रहता है। सड़क चौड़ीकरण के फैसले पर भी भाईजान हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में जब अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो उसमें काशी के लोगों और काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ही निर्देश जारी किए गए। कुछ आपत्तियां भी हैं और कुछ ऐसे दिल में इनके दर्द भी है जिसको ये बयां भी कर रहे हैं। हालांकि अब चौड़ीकरण का रास्ता कैसे प्रशस्त हो, इसको लेकर अभी और बैठकें होनी है और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो प्रशासन है वो एक्टिव हो चुकी है और एक्शन मोड में है। दाल मंडी वाराणसी का सबसे पुराना बाजार है। मुख्य रूप से कपड़े, जूते, घरेलू सामान की बिक्री होती है। रोजाना 20,000 से ज्यादा लोग आते जाते हैं और त्योहारों पर यह संख्या 50,000 तक पहुंच जाती है। दाल मंडी में भयंकर जाम लगता है। इसीलिए दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण सिर्फ एक शहरी विकास योजना नहीं है,
बल्कि वाराणसी के इतिहास और वर्तमान के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। इसीलिए तमाम विरोध के बावजूद दाल मंडी में बुलडोजर के लिए रास्ता बनाने के मिशन में जुटे हैं। योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि दाल मंडी सड़क निर्माण के काम को मिशन मोड में किया जाए। इसके लिए योगी ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 750 मीटर लंबी सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। इसमें 300 से ज्यादा दुकानों, ठेलों और कब्जों की पहचान हो गई है। दंगाई, अपराधी और बेटियों के अत्याचारी, इन तीनों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति रखते हैं। बरेली के दंगाइयों पर हंटर चल रहा है तो दर्द जमाते इस्लामी हिंद को हो रहा है, और दर्द इतना हो रहा है कि जमात के नेता योगी के अफसरों को धमकाने पर आ गए। जमात के नेता जिन दंगाइयों के लिए बेचैन हैं, वो नेता उस वक्त कहां थे जब मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ तकरीरें दे रहा था? आखिर क्यों भड़काऊ मौलाना जमात को अभी बेचारा लग रहा है? हिंसा तो पुलिस ने ही की है, वहाँ आवाम ने न कोई हिंसा की है, न आवाम ने कुछ किया है। रोका मेमोरेंडम देने जाने से तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। यूपी में इस वक्त कानून का राज नहीं है, बल्कि कानून को पैरों तले रौंदा जा रहा है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। न पत्थरबाजी नजर आई, न सिर तन से जुदा के नारे सुनाई दिए, न मौलाना की धमकी सुनाई दी, और न ही पुलिस से टकराव दिखा। मुस्लिमों के संगठन जमाते इस्लामी को यह सब कुछ नहीं दिखा। उनके चश्मे में तो हर एक उपद्रवी, धमकीबाज और अराजक शख्स बेकसूर है, बेगुनाह है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली हिंसा में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन से जमाते इस्लामी इस कदर घबरा गई है कि उल्टा योगी फोर्स को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। हिंसा तो पुलिस ने ही की है, वहाँ आवाम ने न कोई हिंसा की है, न आवाम ने कुछ किया है। आवाम तो एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, न उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की। पुलिस न जाने किसके इशारे पर, सरकार के इशारे पर ही होगा, उनके खिलाफ जो है जिस तरह बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया और जिस तरह मारा पीटा गया। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सलीम इंजीनियर जमाते इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बरेली हिंसा के दिन ये बरेली में नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और पेश कर दी। जमाते इस्लामी मौलाना तौकीर पर आंख बंद कर भरोसा करने में यकीन रखती है। तभी तो इस संगठन के नुमाइंदों ने बरेली हिंसा से पहले तौकीर रजा के दिए हर भड़काऊ बयान पर अपनी आंख और कान दोनों बंद कर लिए थे। मुस्लिम अवाम, खासतौर से नौजवान, अगर खुद मुख्तारी के साथ निकल पड़े तो ये न सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा, बल्कि पूरे इसका मैसेज पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का खराब जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। इस वक्त हालात ये है कि अगर कर्फ्यू भी लगा होगा तो लोग निकल कर आएंगे, मानेंगे नहीं। इन उकसाने वाले बयानों पर जमाते इस्लामी की बोलती क्यों नहीं निकली? लेकिन जब योगी सरकार ने मौलाना तौकीर को दंगे के आरोप में सलाखों में पहुंचाया तो जमात के लिए नफरती मौलाना बेचारा बन गया। जिस तरह उन मौलाना तौकीर रजा साहब को जिस तरह उन्होंने पहले रोका मेमोरेंडम देने जाने से और फिर अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ बेबुनियाद धाराएं लगाई गई। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ बरेली के शुद्धिकरण के लिए दंगाइयों के खिलाफ एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। दंगाइयों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनकी परेड निकाल रहे हैं। बुलडोजर से उनके अवैध ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का प्लान बना था उन पर योगी मार का सील लगा रहे हैं। योगी सरकार की इन्हीं कार्रवाइयों से तो मुस्लिम संगठनों को एतराज है। उन्हें इस बात से गुस्सा है कि दंगों के आरोपियों की परेड क्यों निकाली जा रही है। जिस तरीके से, जिस वायलेंट तरीके से, जिस थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकें और लोगों को डराने के लिए उसके वीडियो और उनकी एग्जीबिशन या जिसको पुलिस परेड कहते हैं वो लगाई जाए। पुलिस परेड जो है हिस्ट्री शीटर्स की लगाई जाती है, रेपिस्ट की लगाई जाती है, कभी भी
अनलॉफुल असेंबली पे गैदर होने वालों के खिलाफ नहीं लगाई जाती है। योगी फोर्स ने दंगों के आरोपियों की परेड क्या निकाली, जमात को टेंशन होने लगी। योगी सरकार की पुलिस ही है जिसके चलते बरेली में बड़ी हिंसा होने से बच गई। ये योगी फोर्स ही है जिसके चलते बरेली के अलावा किसी और शहर में बड़ी हिंसा नहीं हुई। ये योगी फोर्स की कार्रवाई है कि बरेली के दंगाइयों को अपने घर ताला लगाकर भागना पड़ा। अब जमात तो इशारों ही इशारों में बरेली में एक्शन ले रही योगी सरकार के अफसरों को धमकी देने पर उतर आई है। ये हुकूमत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने का पूरा मौका। कोई कितना भी धमका ले, कोई कितना भी रोके टोके, दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। ऐसे में जमात, जमीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितना भी कोशिश कर ले, बरेली हिंसा के आरोपियों की डेंटिंग पेंटिंग अभी रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के बाद बलूचिस्तान का सौदा डोनाल्ड ट्रंप से कर लिया। अपनी तिजोरी भरने के लिए कंगालिस्तान ने बलोचों पर जुल्म की हद पार की तो बलोच लड़ाकों ने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। बीएलए के इनकलाबियों ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान से मुनीर के पांव उखड़ना तय है। पटरियों के ऊपर खच्चे उड़ गए, ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। बलूचिस्तान की आजादी अब दूर नहीं। न्यूटन का लॉ कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और पाकिस्तान में न्यूटन के इस लॉ की डरावनी तस्वीर देखने को मिली है। मुल्ला मुनीर ने बलूचों का हक लूटकर ट्रंप को तोहफे में दिया तो बलूच लड़ाकों ने भी जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर आतंकिस्तान को धमाकेदार तोहफा दिया है। कल ही मुनीर ने रेयर अर्थ मिनरल की पहली खेप अमेरिका भेजी थी और आज बलूच लड़ाकों ने बता दिया कि आतंकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। एक साल में यह दूसरी बार है जब बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तान कोट इलाके में जाफर एक्सप्रेस तेज धमाके के बाद विलीन हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की पटरियों पर आईडी लगाया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन में सवार यात्री पटरियों पर आ गिरे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने ली है। दावा किया जा रहा है कि बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने ट्रेन में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया था। बीआरजी का दावा है कि उन्होंने कई पाक फौजियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। साथ ही ये वार्निंग भी दी कि बलूचिस्तान की आज़ादी तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। पहले इन दोनों को ये पहली बार नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 6 बार बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले किए हैं। 24 सितंबर को बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बम से हमला किया गया। 10 अगस्त को मस्तुंग जिले में ही आईडी धमाका किया गया जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। 7 अगस्त को बलूचिस्तान के सीबी रेलवे स्टेशन पर हमले की कोशिश की गई थी। 4 अगस्त को अज्ञात बंदूकधारियों ने कोलपुर के पास ट्रेन पर फायरिंग की थी। 28 जुलाई को सिंध प्रांत के सुक्कर में जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतार दिया गया था। वहीं सबसे बड़ा हमला मार्च महीने में हुआ था जब बीएलए के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था।